चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट एंड टोटल करंट। मतलब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रिफ्ट करंट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन करंट के बारे में, आफ्टर इट हम टोटल करंट बारे में पढ़ेंगे। और जो टोटल करंट होता है दैट इज ए सम ऑफ ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेड डालेंगे ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट होता क्या है? तो ड्रिफ्ट करंट में देखेंगे मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। इसमें देख लेंगे, देखिए मोबिलिटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। चालकता, कंडक्टिविटी मतलब चालकता, मोबिलिटी मतलब भी चालकता होती है। जैसे आप बोलते हो जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उससे मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तभी चालकता भी आएगी। कंडक्टिविटी क्यों आती है? जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मूव करते हैं किसी भी मेटल में, किसी भी सीट पर या कहीं भी, अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तभी कंडक्टिविटी होती है, चाहे वो थर्मल कंडक्टिविटी हो या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो। ठीक, अब चलिए इसमें देख लेते हैं ड्रिफ्ट करंट आखिर होता क्या है। हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एराइजेस, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एराइजेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एराइज होता है, उत्पन्न होता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्यों उत्पन्न होता है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर। जैसे जैसे चार्ज कैरियर, जैसे आप इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, प्रोटॉन बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन या फिर होल, ये दोनों हमारे चार्ज कैरियर का कार्य करते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो फिर भी, होल हो फिर भी। तो इनके मूवमेंट के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रिक करंट एराइज होता है। इन ए सेमीकंडक्टर, किसी भी सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। मतलब कंडक्शन बैंड में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस बैंड में होल होते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई सा भी सेमीकंडक्टर हो, कोई सा भी सेमीकंडक्टर, अगर हम बात करें कि वैलेंस बैंड में होल्स रहेंगे और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स, कैसे होते हैं यहां पर देख लीजिएगा। जैसे हम जानते हैं कि ये रहा हमारा वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड, और ये रहा हमारा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, पहले इलेक्ट्रॉन किस में रहे होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें रहे होंगे। जब ये फ्री होते हैं, जब ये फ्री होते हैं मतलब इसे या तो हीट किया जाता है, अगर इंट्रिंसिक हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक होता है तो इसे हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। किसी भी मेटल शीट को जब हम हीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। वैलेंस बैंड से कंडक्शन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन भाग गया यहां से, यहां पर पहुंच गया तो यहां पर एक होल का निर्माण हुआ। ये भी इलेक्ट्रॉन गया, यहां पर होल का निर्माण हुआ। ये इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर होल का निर्माण हुआ। तो यहां पर जो चार्ज कैरियर होते हैं दैट इज ए इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो चार्ज कैरियर होते हैं दैट इज ए होल। तो होल जो होते हैं बैलेंस बैंड में रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में रहते हैं। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन के कारण दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। मतलब थर्मल एजिटेशन के कारण उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, वो सभी डायरेक्शन में ऐसे मूव करते रहते हैं रैंडमली, जिसके कारण हेंस द करंट इन एनी डायरेक्शन इज जीरो। किसी भी डायरेक्शन में करंट जीरो होगा। मान लीजिए चार्ज कैरियर रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई प्रोटॉन, कोई भी होल हो गया, मान लो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। चार्ज कैरियर ही तो है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ही है ये, ठीक, ये क्या करेंगे? इधर भी मूव कर सकते हैं, ऐसे 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 कहीं भी जा सकते हैं, रैंडमली मूव कर सकते हैं। होल हो गए वो भी रैंडमली मूव कर सकते हैं ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। और इनके रैंडमली मूव करने के कारण इन ऑल डायरेक्शन कोई भी करंट का डायरेक्शन नहीं होता है। हम जानते हैं करंट का डायरेक्शन कब होगा? जब हम कोई वायर लेते थे, मान लिया हमने कोई वायर लिया था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में तो मूव करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन इस वायर से बाहर भाग जाएंगे, नहीं। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे तो होल या फिर प्रोटॉन इधर मूव करेंगे। जब इधर मूव करेंगे तो हम जानते हैं ऋणायनों के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता, तो इधर इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट।
डायरेक्शन बना कि नहीं बना? तो जब कोई भी चार्ज कैरियर अगर एक सिमिलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उधर तो करंट उत्पन्न होगा, अदरवाइज कहां से उत्पन्न होगा? जैसे आपको अगर हम बता दें, कोई भी जो मेटल शीट होती है, मान लो आप आयरन ले लीजिए जो कि ऑलवेज सबके पास होता है, एट ए रूम टेम्परेचर उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा फ्लो होती है। तो जब वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, मान लो इस कमरे में लोहा रखा गया है, आयरन का पीस रखा गया है, तो इसमें करंट फ्लो हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रॉन्स का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, जब इमिट हो रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में वो रैंडमली मूव कर जाते हैं, और रैंडमली मूव करने के कारण इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो ही नहीं होगी। मान लो इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इधर आई, फिर ये क्या किए, फिर इधर आ गए, इलेक्ट्रिसिटी इधर गई, कैंसिल आउट। मतलब ऐसे सभी डायरेक्शन मूव करते रहते, तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ना तो वो उत्पन्न होती है। यही चीज बताया जा रहा है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ए सेमीकंडक्टर, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होती है अक्रॉस ए सेमीकंडक्टर, एवरी चार्ज कैरियर एक्सपीरियंस अ फोर्स, जितने भी चार्ज कैरियर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो होल हो, उस सेमीकंडक्टर में जो भी चार्ज कैरियर है वो एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं एक फोर्स को, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। मतलब जब किसी सेमीकंडक्टर में आप करंट को फ्लो कराओगे, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें उत्पन्न होगा, तो उसमें 100% जितने भी चार्ज कैरियर होंगे सब के सब कुछ न कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। Thus, a charge carrier acquire an average velocity which is called the drift velocity. कोई सेमीकंडक्टर है, it is a semiconductor, माना ऐसा, that is called semiconductor. सेमीकंडक्टर। तो हम यहां पर बता रहे हैं जब सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, मतलब वैद्युत धारा फ्लो कराई जाती है, इसमें यदि वैद्युत धारा फ्लो कराई जाए, जैसे अगर हम कोई मेटल की शीट लेते हैं, मान लो आयरन का पीस हो गया, आयरन का पीस, तो आयरन का पीस है, इसमें जब आप करंट फ्लो करते हो तो क्या होता है, करंट पूरे आयरन में फ्लो होने लगता है ड्यू टू द मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट इसमें क्या है, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब आप हीट करते हो सेमीकंडक्टर को तब वो कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाएगा अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तथा होल हैं वो एक फोर्स का अनुभव करेंगे। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मूव कराएगी तो उसे एक फोर्स का अनुभव होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। जब ये इस डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स होंगे विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे, और जितने भी होल्स होंगे वो इसी डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन या फिर होल एक फोर्स अनुभव करेगा जिसके कारण इसमें कुछ वेलोसिटी आएगी, ये कुछ वेलोसिटी से मूव करने लगे, मान लो v वेलोसिटी से, दैट इज ए कोई एवरेज वेलोसिटी से मूव करने लगेगी, और यही एवरेज वेलोसिटी हमारी किसके नाम से जानी जाएगी, दैट इज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इवन हम कह सकते हैं कि जब किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण जितने भी चार्ज कैरियर हैं सब के सब एक फोर्स का अनुभव करते हैं। जब उस पर एक फोर्स अनुभव करेंगे तो वो एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं, जो कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानी जाती है। जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मान लो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक प्रकार से उसका नाम दे दिए। जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगी तो इसमें करंट उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉनों के कारण। ये तो एक्सटीरियर करंट दिया जा रहा है। अब चार्ज कैरियर के कारण भी करंट उत्पन्न होगा, जो कि हमारा क्या नाम दिया जाएगा, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट मतलब एक्सटीरियर करंट तो आप देख ही रहे हो ऑलरेडी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन या फिर होल एक एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जो कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाएगा। अब जब ये चार्ज कैरियर मूव करते हैं तो करंट उत्पन्न होता है।
अब करंट उत्पन्न होगा तो क्या कहा जाएगा, वो हमारा ड्रिफ्ट करंट। ये बात बताएगी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हेड डालेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर बताया जा रहा है चार्ज कैरियर की मोबिलिटी के कारण ड्रिफ्ट करंट उत्पन्न होगा। तो उसकी मोबिलिटी कैसे निकालें, चार्ज करंट की मोबिलिटी कितनी होगी, तो लिखेंगे द एवरेज वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is known as mobility of charge carrier. This is represented by mu. आप इसे म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। म्यू बराबर क्या लिखोगे, म्यू बराबर इसके अनुसार क्या बताया जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई, दैट इज इक्वल टू वी अपान ई। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। या फिर आप बोल सकते हो द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। वेयर आप यहां पर v बता सकते हो एवरेज वेलोसिटी, या फिर लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने बताया जो इलेक्ट्रॉन या फिर होल जो एवरेज वेलोसिटी से मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पा करके, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक फोर्स अनुभव करके, तो वही हमारा क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो वेयर v इक्वल टू, जिसको कम समझ में आओ तो लिख सकते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और e जो है हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट करेंट डेंसिटी। हम ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, मतलब ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे, कितना निकलेगा। तो इसमें करेंगे क्या, एक तरफ से ध्यान से समझते चलिएगा, आपको टोटल समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेट वी हैव अ सिलेंड्रिकल सेमीकंडक्टर। एक हम क्या ले लेते हैं, कोई सिलेंड्रिकल सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, ठीक, कोई भी सिलेंड्रिकल सेमीकंडक्टर ले लीजिए। लेट वी हैव अ सिलेंड्रिकल सेमीकंडक्टर of length small l and एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख सकते हैं, मतलब इसकी लेंथ हमने क्या कितनी मान ली, स्मॉल एल मान ली। ध्यान समझते चलिएगा, कोई हमने एक सिलेंड्रिकल सेमीकंडक्टर ले लिया, कोई सेमीकंडक्टर है जो कि सिलेंडर के आकार का है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वाला एरिया हमने कितना मान लिया, कैपिटल ए, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल ए, हमने कैपिटल ए मान लिया, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है दैट इज ए कैपिटल ए। देयर आर, या ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अपॉन इट, इस पर कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, बाय विच जिसके कारण क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितने भी कैरियर होंगे, हम कैरियर बात करें, बार बार हम इलेक्ट्रॉन और होल की बात अलग अलग नहीं करेंगे, कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं और होल्स भी आते हैं, तो जो कैरियर होंगे उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। जब फोर्स अप्लाई होगा तो वो क्या करेंगे, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे और ड्रिफ्ट करंट का निर्माण करेंगे। होल्स जो होगा, अगर मान लीजिए इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, करंट तो हमारा इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है फिर भी करंट इधर ही जाएगा, होल्स हमारा इधर जा रहा है तो हमारा करंट जाएगा ही, मतलब दोनों का डायरेक्शन इधर ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन में अलग अलग, ऐसे नहीं है,
कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं, होल्स जिधर जाएंगे उधर तो करंट जाएगा ही, इलेक्ट्रॉन के विपरीत भी करंट जाएगा, मतलब होल की ही डायरेक्शन में जाएगा, दोनों के कारण एक ही डायरेक्शन में होगा। बाय विच कैरियर एक्वायर, कैरियर जो होंगे प्राप्त होंगे, एक्वायर अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एराइजेज ड्रिफ्ट करंट, और ड्रिफ्ट करंट हमारा उत्पन्न होगा। अगर हम बात करेंगे कोई चार्ज कैरियर यहां पर रहा हो, मान लो कोई कैरियर यहां पर रहा हो, चार्ज कैरियर, अगर इस पूरी लेंथ को इसे कवर करना हो, मान लो पूरी लेंथ यल मूव करना हो, तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो लिख लेंगे द टाइम टेकन ऑफ चार्ज कैरियर, कोई सा भी चार्ज कैरियर रहा हो, टू कवर स्मॉल यल लेंथ, मतलब जितना लेंथ है, मान लो यहां पर रहा हो, पॉजिटिव रहा हो, यहां से यहां तक अगर उसको पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा। टाइम वैल्यू हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो बोलते हो। तो हम जानते क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम निकालोगे क्या हो जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस यल अपॉन वेलोसिटी जो है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही तो होगी। डिस्प्लेसमेंट इतना ही है स्मॉल यल, तो यही तो होता है जो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप बोलो, हम यहाँ पर दूरी और वेग में अंतर नहीं बता रहे हैं, अपॉन टाइम, नहीं तो आप लोग सोचने लगो। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी हमारी क्या है, इधर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिए हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से यहां तक, यल अपॉन टाइम t, t की वैल्यू निकालो कितना जगह, यल अपॉन v, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। ठीक, अगर मान लेते हैं इफ, यहां पर लिखेंगे कैरियर कंसंट्रेशन, मतलब चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन यदि NC हो, इफ यहां पर हम Ne मतलब इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन, NH होल का कंसंट्रेशन बात नहीं करेंगे, NC की बात करेंगे, मतलब कैरियर का कंसंट्रेशन। इफ NC इज द कैरियर कंसंट्रेशन, देन यदि NC हमारा कैरियर कंसंट्रेशन हो, तब इस वॉल्यूम में, मतलब इस पूरे सिलेंडर में कितने चार्ज होंगे, देन टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ कैरियर लिख सकते हैं, या चार्ज कैरियर आप जो है जो लिखें, कैरियर इन द सिलेंडर इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ कैरियर किसके बराबर होगा, इसका वॉल्यूम क्या रहा होगा, वॉल्यूम v, इसका वॉल्यूम v मान लो, वॉल्यूम इनटू एक का कंसंट्रेशन NC है, चार्ज कंसंट्रेशन, तो इस वॉल्यूम में पूरा कितना रहा होगा, वॉल्यूम इनटू NC, तो वॉल्यूम बराबर होता क्या है, एरिया इनटू कोई साइड, तो आप इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, मतलब पूरा एरिया ऐसे A है, और इसकी लेंथ क्या है L, मतलब एक, अगर जैसे मान लो ये मार्कर मान लो, ये सिलेंडर के आकार का है, इसका ये एरिया L है, A है, सॉरी ये वाला एरिया जो आप देख पा रहे हो ये A है, इसकी लेंथ L है, तो A ऐसे L लेंथ के लिए A इंटू A ऐसे करते चले आओगे, पूरी L लेंथ कवर हो गई, तो वही उसका वॉल्यूम निकल गया। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ इंटू में NC, एरिया क्या लिखो A इंटू लेंथ क्या है L, AL NC, टोटल नंबर ऑफ कैरियर निकल गया। अब अगर टोटल नंबर ऑफ कैरियर निकल गया, टोटल चार्ज निकाल सकते हो, एक कैरियर पे E चार्ज, एक कैरियर पे E चार्ज होगा, हम जानते हैं फंडामेंटल चार्ज E होता है, अगर प्रोटॉनों के लिए बात की जाए या होल के लिए बात की जाए तो प्लस E लेते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो माइनस E लेते हो, तो इधर हम ना तो माइनस ले रहे हैं ना तो प्लस ले रहे हैं, कैरियर की बात करें तो एक पर चार्ज E फंडामेंटल चार्ज, तो वैसे
इतने पर कितना चार्ज होगा, इतना इंटू ई। एक कैरियर के लिए अगर कैरियरों की संख्या 1 होगी उसके लिए चार्ज कितना होगा, 1 इंटू ई। अब संख्या कितनी है, ए एल एन सी, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ टोटल चार्ज ऑफ कैरियर, कैरियर की टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एल एन सी इंटू में ए। क्लियर है, समझ में आया। अगर हम निकालें कि टोटल कितना करंट फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट का रेट कितना हो रहा है, रेट कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज ऑफ कैरियर अपान में टाइम, रेट निकाल रहे हैं ना, रेट मतलब टाइम। तो टोटल चार्ज कितना है, ए एल एन सी इंटू में ई अपान में टाइम कितना है हमारा, ये वैल्यू आई निकल रहा है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट आई की वैल्यू, टाइम टी है, तो ए एल एन सी इंटू में ई, टाइम टी की वैल्यू कितना निकालो, यल अपान वी, यल अपान वी, वी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यल अपान वी, इधर यल से यल कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए वी एन सी इंटू में, ये वॉल्यूम वाला भी नहीं है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद रखिएगा कितना, ए वी एन सी इंटू ई, नोट कर लीजिए। हम एक्सप्रेशन क्या नहीं, ये तो करंट की वैल्यू निकली, हम निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हमको निकालनी है, तो हम निकालेंगे ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J इक्वल टू, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J के बराबर क्या निकालोगे, आप जानते हो करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, टोटल करंट अपान एरिया, यही तो होता है। बट यहां पर ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट, जैसे हम निकालते थे कि ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी अगर निकाल रहे हैं तो ड्रिफ्ट करंट अपान में एरिया लिखते थे, जैसे हम करंट डेंसिटी निकाल रहे थे तो करंट अपान एरिया लिखते थे ना, उस पार्टिकुलर एरिया में कितने करंट हैं। तो ऐसे अगर हम निकालें ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी तो J बराबर कितना निकलेगा, ड्रिफ्ट करंट डिवाइड बाय एरिया, तो ड्रिफ्ट करंट कितना है, इतना, ए वी, देखिए आई की वैल्यू कितनी निकाले हो, ए वी एन सी इंटू ई, ए वी एन सी इंटू में ई डिवाइड बाय एरिया, मतलब ए से ए कैंसिल हो गया, जे बराबर वी एन सी इंटू में। और एक फार्मूला तो ये मिल गया, दूसरा फार्मूला क्या निकाल सकते हो, सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, म्यू की वैल्यू देखे थे, म्यू इक्वल टू वी अपान कैपिटल ई, वी अपान कैपिटल ई, यही तो निकला था। अगर हम यहां से वी की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जे बराबर किसकी, वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ई एन सी इंटू में स्मॉल ई, नोट कर लीजिए। अगर यहां पर इन सब की वैल्यू नहीं पता आपको, बार बार तो बता रहे हैं, कैसे नहीं पता होना चाहिए, फिर से देख लो, वेयर करके लिख लो, एक तरफ से फिर बता दे रहे हैं, J इक्वल टू क्या बताया गया, फिर से ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, म्यू बराबर क्या बताया गया, अभी आप इसके पहले देखे थे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ई यहां पर क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एनसी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, कंसंट्रेशन ऑफ
चार्ज कैरियर, ई इज द चार्ज ऑफ कैरियर का चार्ज है। सो यहां तक तो समझ में आया। हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, सिलेंड्रिकल सेमीकंडक्टर लिया। लेट वी हैव ए सिलेंड्रिकल सेमीकंडक्टर ऑफ लेंथ एल, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए ले लिया, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई फ्लो कराया, जिसके कारण इसमें जो हमारे कैरियर्स होंगे उसमें कुछ न कुछ फोर्स अनुभव होगा, फोर्स के कारण एक एवरेज स्पीड से मूव करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण उसमें एक ड्रिफ्ट करंट भी उत्पन्न होगा। तो यहां पर बताया जा रहा है कि द टाइम टेकन टू, अगर हमारा टाइम लिया जाए, मान लो यहां पर कोई चार्ज रहा हो, यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, टी बराबर, हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम होता है। टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपान वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल, और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो एल अपान वी। कोई भी जो चार्ज कैरियर होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा। हम बताएंगे इफ एनसी इज द कैरियर कंसंट्रेशन, यदि एनसी हमारा कैरियर कंसंट्रेशन हो, देन टोटल नंबर ऑफ कैरियर इन द सिलेंडर, टोटल नंबर ऑफ कैरियर अगर हम निकालें, मतलब इस सिलेंडर में कितने नंबर ऑफ कैरियर होंगे, मतलब कितने कैरियरों की कितनी संख्या होगी, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन देख लो, होल देख लो, इलेक्ट्रॉन होलों की कितनी पूरी संख्या होगी, तो आप क्या बताओगे, इस पूरे वॉल्यूम में, इसके पूरे वॉल्यूम इनटू में एनसी करोगे, यही तो करोगे, वॉल्यूम इनटू में एनसी। तो आए कितना, वॉल्यूम हम जानते हैं एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, एरिया इनटू लेंथ इनटू में एनसी। एरिया की वैल्यू आप यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रखे हो, लेंथ आपका एल है, एनसी। टोटल चार्ज कैरियर अगर निकालना हो, मतलब आप यहां पर देखोगे कि टोटल चार्ज ऑफ कैरियर, एक कैरियर पर ई चार्ज है, तो टोटल नंबर ऑफ कैरियर कितने हैं, ए एल एन सी, उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, ए एल एन सी इंटू ई तो होगा। अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट निकालने की कोशिश करें तो कितना होता है, टोटल चार्ज अपॉन टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टाइम। तो आप क्या करो, टोटल चार्ज आई की वैल्यू रखो, टोटल चार्ज जो आप लिखो, ये टोटल चार्ज ऑफ कैरियर ए एल एन सी ई अपॉन में टाइम रखोगे, तो यहां से देखो टाइम की वैल्यू निकालो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, एल अपॉन वी, यहां पर लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन देखो, एल अपान वी रखोगे, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, वी ऊपर चला जाएगा, ए वी एन सी इंटू में ई। अब हम जानते हैं ये फार्मूला, आप आई की वैल्यू निकाले, हमें निकालना क्या है, ड्रिफ्ट करंट की नहीं वैल्यू निकाले, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी तक निकालनी। ये तो हमारी आई की वैल्यू निकली, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या निकलेगी, हम जानते हैं करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, करंट अपान एरिया, तो ऐसे ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट अपान में एरिया। तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को हम जैसे रिप्रेजेंट किए हैं, करंट डेंसिटी को भी आप जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे बराबर ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू यहां से देखिए कितना आया, ए बी एन सी ई हमने रख दिया, अपान में एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, वी एन सी ई आया। हम जानते हैं मोबिलिटी आप चार्ज करिए, मतलब म्यू बराबर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपान में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से आप वी की वैल्यू क्या निकालोगे, म्यू इंटू ई, आप वी की वैल्यू रख दोगे, वी की वैल्यू यहां से म्यू इंटू ई, एन सी इंटू ई, जहां पर आप बताओगे जे क्या है, व्हाट इज जे, ये देखो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, यहां पर म्यू क्या है, म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, अभी आपको बताया गया। ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर, एंड ई दैट इज चार्ज ऑफ कैरियर। सो यहां तक नोट डाउन करें, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, सबको समझ में आया, क्लियर है, हटाया जाए इसको, सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो यहां पर आपने देखा, मिला आपको क्या, जे बराबर एन सी ई इंटू में म्यू ई, ये वैल्यू मिली, या आगे पीछे हो सकता है, म्यू ई एन सी इंटू ई हमने लिखा था, कोई दिक्कत नहीं। इसे बना लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना था, सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए। अब जब आपको करंट डेंसिटी मिल गई, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी आपको यदि मिल गई है, तो आप यहां से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो आराम से। तो लिख लो, इफ सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, उस सेमीकंडक्टर की कोई जो कंडक्टिविटी है वो यदि सिग्मा हो, तो हम जानते हैं कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, कंडक्टिविटी बराबर करंट डेंसिटी अपान में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।
फार्मूला यही तो कहता है, अगर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है तो करंट डेंसिटी अपान में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। कंडक्टिविटी यदि हमारी सिग्मा हो दैट इज ए, करंट डेंसिटी यहाँ पर जे है, मतलब करंट डेंसिटी या फिर ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, हमेशा जो भी यहाँ पर करंट होगा वो ड्रिफ्ट करंट में आप देखोगे। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, दैट इज ए ई। तो जे की वैल्यू क्या निकलेगी, जे बराबर सिग्मा ई, इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो आप इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से क्या देख सकते हो, लेफ्ट हैंड इक्वल है, राइट हैंड इक्वल होगा, तो लिख दोगे यहां से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड और थर्ड से देखिए, तो लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड इक्वल होगा, अर्थात आप निकाल सकते हो इधर सिग्मा ई इज इक्वल टू एन सी इंटू में ई म्यू ई, ये निकालोगे, सफिक्स में नहीं है, ये चीज ध्यान देना। आप यहां से निकाल सकते हो ई से वैल्यू ई कैंसिल हुआ, सिग्मा की वैल्यू निकली क्या, एन सी इंटू में ई म्यू, ये सिग्मा की वैल्यू आई, मतलब कंडक्टिविटी निकली। तो सिर्फ ये कंडक्टिविटी निकली है कैरियर के कारण। अब कैरियर भी दो प्रकार के हैं, जो आपके कैरियर हैं ये दो प्रकार के हैं, लिखेंगे एक्चुअली देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर। एक्चुअली सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज कैरियर हैं, मतलब अगर चार्ज कैरियर देखा जाए दो टाइप के हैं, एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारा होल। लेकिन अगर कंडक्टिविटी देखी जाए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या अपोजिट थोड़ी होगा। मान लो ये हमने सेमीकंडक्टर लिया था, यहां पर इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन यदि इधर मूव कर रहा है, माना ऐसे इलेक्ट्रॉन यदि इधर मूव कर रहा है, तो प्रोटॉन या होल हमारा किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, और जिधर होल मूव करेगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा उधर हमारा करंट का डायरेक्शन होगा, मतलब आई का डायरेक्शन किधर होने वाला है, ये होल के कारण आई एच लिख लो। इलेक्ट्रॉन के कारण किधर होगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विपरीत दिशा में जाएगा, मतलब आई एच भी इधर ही मूव करेगा, सॉरी आई ई इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो जो करंट है वो सिमिलर डायरेक्शन में होगा। एंड ड्रिफ्ट करंट या डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट फॉर both these carrier electron and hole are similar या सेम बोल सकते हो, मतलब जो डायरेक्शन होगा ड्रिफ्ट करंट का, दोनों कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कैरियर के कारण वो सेम डायरेक्शन होगा। तो आप लिख सकते हो जो सिग्मा की वैल्यू होगी, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के कारण प्लस सिग्मा प्रोटॉनों के कारण या होल के कारण बराबर होगा दोनों के ऐड के। कहीं कहीं बुकों में यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये ना लिख करके क्या लिखा गया है, सिग्मा जो है वो निगेटिव चार्ज कैरियर के कारण अर्थात इलेक्ट्रॉनों के कारण, सिग्मा जो है पॉजिटिव चार्ज कैरियर अर्थात होल के कारण। होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, निगेटिव चार्ज कैरियर ये है। तो कंडक्टिविटी ऑफ निगेटिव चार्ज कैरियर, कंडक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, दोनों इक्वल होगा कंडक्टिविटी ऑफ चार्ज कैरियर के। तो सिग्मा की वैल्यू है एनसी इंटू में म्यू। अगर हम देखें सिग्मा एन की वैल्यू मतलब निगेटिव के लिए देख दें तो ये क्या हो जाएगा, एन निगेटिव के लिए एनसी मतलब चार्ज कैरियर, देखो समझना ध्यान से, जो चार्ज कैरियर लिखा गया निगेटिव के लिए एन लिखा जाएगा, पॉजिटिव के लिए पी लिखा जाएगा, मतलब होल के लिए पी, इलेक्ट्रॉन के लिए एन। तो एन ई चार्ज तो ई ही होता है, चाहे होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज तो हमारा चेंज होता नहीं। म्यू जो है यहाँ पर म्यू निगेटिव लिखा जाएगा, ठीक, प्लस सिग्मा पी की वैल्यू निकालो। ये जो चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, तो यहां पर लिखोगे क्या, पी। हमने ऐसा लिखा, माना जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है वो पी है, और यहां पर ई तो हमारा सिमिलर होता है, चाहे होल हो चाहे हमारा इलेक्ट्रॉन हो, ई। और जो म्यू है दैट इज आप लिखोगे म्यू
पॉजिटिव इसके बराबर होगा। वेयर, जहां पर दिखा दोगे, वेयर n इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज कैरियर, कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर, ऐसे लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ, क्योंकि आप देखते थे ना NC था कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, तो n क्या मान लिया, कंसंट्रेशन ऑफ निगेटिव चार्ज कैरियर, निगेटिव कैरियर, चार्ज कैरियर क्या लिखें, कैरियर लिख लो। P क्या हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। अगर हम बात करें E की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कुछ लिख लो, सबको पता होना चाहिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों के लिए चार्ज ऑफ कैरियर ही लिख लो यहां पर, कैरियर, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण। म्यूएन क्या है यहां पर, म्यूएन मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। म्यू क्या लिखते थे, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, तो यहां पर म्यूएन लिख दिया गया, मोबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज कैरियर लिखिए या फिर निगेटिव चार्ज कैरियर लिखिए, बात एक ही है, निगेटिव चार्ज कैरियर, या आगे लगा दो मोबिलिटी, यहां पर म्यूएन इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ, और जो म्यू पी है ये पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं, नोट डाउन करें, क्लियर हो रहा है। अब हम देखें सेमीकंडक्टर, देखिए सेमीकंडक्टर भी दो प्रकार के, सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी निकली दैट इज सिग्मा इक्वल टू यानी म्यूएन प्लस पी ई म्यू पी निकली, ठीक, यहां पर सबकी वैल्यू आपको पता है। यहां पर भी दो प्रकार के सेमीकंडक्टर है, एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक के लिए क्या होगा और एक्सट्रिंसिक में एन टाइप और पी टाइप के लिए क्या होगा, सबकी वैल्यू अलग आएगी, वो भी हम देख लेते हैं। फार मतलब जब आपको फार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे तो वही लगेगा आपके क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया फार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो डायरेक्ट आप वही फार्मूला लगाओगे, इससे निकालने की कोई मतलब नहीं। तो आप लिखोगे फार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बोलता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये बोलता है कि नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है कि नहीं, मतलब हम जानते थे कोई क्रिस्टल हुआ करता था, कोई हमारा क्रिस्टल हुआ करता था, मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन थे, ये देखो इलेक्ट्रॉन, जब हम इसे हीट किए कुछ टेम्परेचर पर इसे हीट कर दिए, जब हम हीट करते थे तो जितने इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकल के कुछ यहाँ पर चले गए, यहाँ पर होल बन गया, ये होल बन गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ से निकले, यहाँ पर होल बन गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले गए। तो आप देख रहे हो 3 होल है, 3 इलेक्ट्रॉन भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन 3 ही होल है, ये जो बधे हैं उनकी वैल्यू नहीं ली जा रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन माना जाता है। मतलब चार्ज कैरियर कौन होंगे, जो फ्री होंगे, अदरवाइज होंगे ही नहीं। तो ये जो होल है 1 2 3 और होल भी मूव कर रहे हैं बार बार, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहा है, होल दूसरी जगह पहुंच गया, ये चीज। तो 3 ही फ्री इलेक्ट्रॉन और 3 ही फ्री होल भी हैं। तो आप क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे नंबर ऑफ होल के बराबर होंगे। जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर होते हैं तो आप यहां पर बता सकते हो n इक्वल टू पी, जो n होगा वो p के बराबर होगा, तो आप यहां पर लिख सकते हो n इक्वल टू p, इसे हम कुछ एक नया नाम देते हैं ni, i मतलब नंबर ऑफ इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक के लिए i मान लेते हैं हम, आप कुछ भी मान सकते हो, x y z या कैपिटल N मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहां पर क्या लिख देंगे, सिग्मा इक्वल टू वैल्यू रखिए, n की जगह क्या रखेंगे, ni e म्यू n प्लस p की जगह क्या लिखेंगे, ni e म्यू p,
एन आई कॉमन हो जाएगा, ई भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा एन आई, ई कॉमन हो गया, क्या बचा म्यू एन प्लस म्यू पी। डायरेक्ट यही फार्मूला लगाओगे आप। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब इसी तरह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए लिखें, ये तो इंट्रिंसिक के लिए था, अब एक्सट्रिंसिक के लिए देखेंगे। फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए देखें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा एन टाइप, आफ्टर इट हम पी टाइप के बारे में देखें। पहले एन टाइप देख लेते हैं। एन टाइप में क्या होता है आप पहले समझो, जैसे हम क्या करते थे, कुछ क्रिस्टल बनाते थे हमारा, चाहे वो सिलिकॉन का रहा हो, चाहे वो जर्मेनियम का रहा हो, जिसका भी क्रिस्टल रहा हो, तो उसमें हम कुछ इंप्योरिटी मिलाते थे ना, मतलब हीट करने के बजाय हम उसमें इंप्योरिटी मिलाते थे। तो एन टाइप क्या होता था, निगेटिव उसमें आता था, पेंटावैलेंट मिलाया जाता था, मतलब यहां पर पेंटावैलेंट, एक तो एक ये हो गया, 2 3 4, मान लो ये पेंटावैलेंट एटम है जिसके 4, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खाली बच जाता है। ऐसे पेंटावैलेंट जब हम मिला देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, होल की संख्या कम होती है। यहाँ पर जो चार्ज कैरियर होते हैं ऐसे काफी ज्यादा हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हो गए हैं, जबकि अभी होल कोई निकला नहीं है, होल अभी कोई निकला नहीं है। पूरे हमारे जो चार्ज कैरियर होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप क्या लिखोगे एन टाइप में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, मतलब होल माइनर में होते हैं, मेजर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अधिकतर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी जो हमारी, उसमें किसके कारण होगी, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव। तो यहाँ पर एन टाइप के लिए जो आप बताओगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, मतलब इसके लिए बताया जा रहा है कि n इज मोर ग्रेटर देन p। जब n p से बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसको हम लगभग जीरो मान लेते हैं, होगा नहीं, लगभग जीरो मान लेते हैं। तो ये जो सिग्मा होगा लगभग इसके बराबर होगा, नहीं इसके बराबर होगा तो इससे कुछ छोटी ही वैल्यू आएगी, लेकिन लगभग बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग जीरो है ना, पूरा जीरो तो नहीं होगा, मतलब इसकी अपेक्षा बहुत छोटा होगा। जैसे मान लो सपोज दैट इसकी वैल्यू 10,000 आई, सपोज दैट इसकी वैल्यू 10 आ गई, तो 10,010 लिख दिया। 10,000 में और 10,010 में बहुत ज्यादा अंतर थोड़ी है, बहुत माइनॉरिटी सा अंतर, तो लगभग बराबर होगा। हम लिख सकते हैं सिग्मा जो होता है लगभग इक्वल होगा, ऐसे लिखोगे, सिग्मा इज नियरली इक्वल टू किसके, एन ई म्यू एन के, एन ई म्यू एन के। और यहां पर लगभग ये इक्वल होगा, जो यहां पर n होता है, n ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इसे हम लिख सकते हैं n d e म्यू n, और ये n d क्या है यहां पर लिख देंगे। यहां पर देखो n क्या था, डेंसिटी था, या आप बता सकते हो यहां पर n d क्या है, n d इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ डोनर एटम इक्वल टू n के ही बराबर, मतलब n d जो है n के बराबर है, क्योंकि ये डोनेट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब उसमें आप ट्राईवैलेंट मिलाओगे p टाइप में, तो वो एक्सेप्ट करता है, वो हमारे एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आप इधर मत देखो कि जब वो एक्सेप्ट करेगा तो उससे निगेटिव होना चाहिए, नहीं, जिसमें होल ज्यादा होंगे वो पॉजिटिव होगा, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है उसमें होल्स के निर्माण ज्यादा होंगे, क्योंकि आप उसमें ट्राईवैलेंट मिलाए हो, होल्स ज्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो आप लिख दो यहां p टाइप के लिए, p टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ, यहां पर ऐसे लाइन डाल देते हैं, नंबर ऑफ होल इज मच ग्रेटर देन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आप बता सकते हो P इज मोर ग्रेटर देन N। जब P जो है N से ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी इससे, अर्थात इसकी वैल्यू लगभग 0 मान लोगे तो सिग्मा लगभग किसके बराबर होगा, PE म्यू P के। सिग्मा इज नियरली इक्वल टू PE म्यू P, और P जो होता है दैट इज ए नियरली इक्वल टू A, मतलब नियरली क्या बोलेंगे, Na के बराबर होता है, P Na E म्यू P के बराबर। ये चीज समझ में आई। यहां पर Na क्या होगा, Na इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम, और यही हमारा P के बराबर होगा। मतलब एक्सेप्टर एटम आप लेते हो, ट्राइवेलेंट है तो 3 से ही कोवेलेंट बॉन्ड बना, एक तो हमारा होल बच गया, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो एक्सेप्ट कर रहा है ना। सो नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे डिफ्यूजन ऑफ कैरियर इन सेमीकंडक्टर, या फिर आप पढ़ेंगे डिफ्यूजन करंट के बारे में। हेडिंग डालेंगे डिफ्यूजन करंट, सब लोग हेडिंग डालेंगे डिफ्यूजन करंट। आइए देखते हैं डिफ्यूजन करंट क्या होता है। ड्रिफ्ट करंट तो समझ में आया, क्लियर। जो डिफ्यूजन करंट होता है, कहा जा रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव, पहले थोड़ी सी थियरी समझाई जाती है। थियरी इसलिए समझाई जाती है, अगर आप थियरी एक बार समझ पाए ना तो समझ में आता है कि एक्चुअली कहा क्या जा रहा है। डायरेक्ट अगर हम डिफिनीशन बता दें तो आप नहीं समझ पाओगे, तो कहोगे यार सर पता नहीं क्या हो रहा है ना। इसलिए आपको पहले कुछ थियरी समझाई जाती है। थियरी आप जब समझ जाओगे एक बार धीरे धीरे, तब आपको डिफिनीशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहले आप थोड़ी सी थियरी समझेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, फील आता है फिर हम क्या। तो इट इज पॉसिबल टू हैव ए नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इन ए सेमीकंडक्टर, मतलब किसी भी सेमीकंडक्टर में जो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन अलग होगा, होल का कंसंट्रेशन अलग होगा, तो पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन भिन्न है प्रोटॉनों के कंसंट्रेशन से। जैसे यहाँ पर आप देखते हो आपका कंसंट्रेशन आपका इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। बट आप एक्सट्रिंसिक में कहाँ ऐसा देखते हो, एक्सट्रिंसिक में एन टाइप के लिए अलग होता है। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं होल की अपेक्षा, और आपके पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो मे बी पॉसिबल कि आपके ये डिफरेंट हो सकते हैं या नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं। इन सच ए केस, इस केस में पार्टिकल टेंड टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब इस केस में जब आपको किसी भी सेमीकंडक्टर में जो कंसंट्रेशन है वो भिन्न भिन्न है, तो किसी न किसी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। जो पार्टिकल होगा वो किधर से किधर मूव करना चाहेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हमेशा ये देखते हो ना कि जो कंसंट्रेशन होता है, अगर पार्टिकल को मूव करना हो तो वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा। तो ये लिखा जाएगा कि पार्टिकल टेंड टू मूव, पार्टिकल चाहेगा मूव करना फ्रॉम ए रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र, ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो ये पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा है, दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का ये जो मूवमेंट है इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होता है, इज नोन एज डिफ्यूजन वेलोसिटी। और यही जो मूवमेंट है वही हमारी क्या कहलाती है, जो आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो मूवमेंट हो रहा है वही हमारा डिफ्यूजन वेलोसिटी कहलाती है। और द करंट सो कॉन्स्टिट्यूट इस कारण डिफ्यूजन करंट, और इसके कारण जो मूवमेंट के कारण करंट उत्पन्न होगा वही हमारा डिफ्यूजन करंट कहलाएगा। समझ में आया? मतलब जब हमारा पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा तो यह मूवमेंट हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कारण पार्टिकल हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएगा। जब ये हाई से लो में आएगा तो ये डिफ्यूजन वेलोसिटी, ये मूवमेंट हमारा क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन वेलोसिटी। और जो डिफ्यूजन वेलोसिटी के कारण जो करंट उत्पन्न होगा ये हमारा कहलाएगा डिफ्यूजन करंट। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो यहां पर देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनों के कारण भी डिफ्यूजन करंट देख लेते हैं,
और होल्स के कारण भी देख लेते हैं। मतलब डिफ्यूजन करंट में आप देखेंगे मतलब यहां पर बताया जा रहा है कि जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होगा, चाहे वो होल हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, वो प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो यहां पर लिख लोगे इट मींस दैट डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। मतलब आप यहां पर देखोगे, अगर हम होल के लिए बात करें, होल के लिए जेपी रिप्रेजेंट करोगे, मतलब करंट डेंसिटी क्या होता है, जे। होल की बात करें, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी होल के कारण, तो ये क्या हो जाएगा, डीपी अपान dx, वो भी निगेटिव में। हम जानते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निगेटिव में होता है। और जब हम यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट जुड़ेगा विच इज माइनस तो था ही, ई डीपी अपान dx, वेयर E इज इक्वल टू क्या बता दोगे, चार्ज ऑन होल। यहां पर होल ले रहे हो तो होल बताओगे, होल पर भी सेम चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर भी सेम चार्ज ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक प्रकार का या फंडामेंटल चार्ज बोल सकते हो। और डीपी क्या है, इसे बोलते हैं डिफ्यूजिविटी ऑफ होल, या फिर इसे बोल सकते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट। डिफ्यूजन कांस्टेंट मतलब ये जो डीपी है ये डिफ्यूजिविटी ऑफ होल है या डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल है, और डीएन जो लेंगे वो डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव चार्ज डेंसिटी, यहां पर डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो लिखे हो फॉर पॉजिटिव, ये फॉर निगेटिव, मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस डीएन अपान डीएक्स के बराबर होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर पॉजिटिव लिया गया था इसलिए डीपी अपान डीएक्स लिखा गया, यहां पर निगेटिव लिया गया इसलिए डीएन अपान डीएक्स। तो यहां पर जो जेएन होगा वो इक्वल होगा, यहां पर क्या कांस्टेंट जोड़ेंगे, ई डीएन अपान डीएक्स, वेयर यहां पर जेएन भी लिख लो, जेपी क्या है, जेपी क्या है ये देख पा रहे हो ना, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी निकाल रहे हो ना, तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर होल, यहां पर लिख लो क्या है, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। डीएन क्या होगा हमारा, यहां पर डीएन क्या था हमारा, डिफ्यूजन कांस्टेंट था या होल के लिए था, ये होगा डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर डिफ्यूजिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लिख सकते हैं इसे डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए यूज हो रहा है। यहां पर जेएन क्या है, जेएन इज द करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक। चलो माइनस डीएन अपान डीएक्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहां पर माइनस डीपी अपान डीएक्स क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर होल, नोट कर लीजिए।
तो ये तो निकला हमारा डिफ्यूजन करंट। अगर हमें निकालना हो टोटल करंट तो हम जानते हैं जो टोटल करंट होता है, टोटल करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट प्लस में डिफ्यूजन करंट। ठीक, तो टोटल करंट आप निकालोगे क्या, ड्रिफ्ट करंट। अगर हम निकालें टोटल करंट फॉर इलेक्ट्रॉन के कारण निकालेंगे तो ड्रिफ्ट करंट फॉर इलेक्ट्रॉन और डिफ्यूजन करंट फॉर इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार अगर हम डेंसिटी निकालने की कोशिश करें, टोटल करंट डेंसिटी जो होगा इक्वल होगा किसके, इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी प्लस डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। यही तो होगा, बात समझ में आई। मतलब अगर टोटल करंट डेंसिटी निकालने की कोशिश करो तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी प्लस में डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। तो हम पहले लिख लेते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण निकाल रहे हैं तो ई लिखें या फिर निगेटिव लिखें, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए ई लिखें चाहे निगेटिव लिखें। ये जो होगा इक्वल होगा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी कितनी आई थी ये पहले बताइए। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी अगर हम निकाल रहे थे दैट इज इक्वल टू एन ई म्यू ई, यही तो था, यहां पर म्यू एन लिखे थे, ठीक, यानी एन के लिए म्यू एन इंटू ए। अब प्लस में डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी देखिए क्या निकला है, इलेक्ट्रॉन के कारण, ये होल के कारण है, होल, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन के कारण है, कितना निकला है माइनस का, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई डी एन अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू भूलना मत, यूज होगा। अगर हम बात करें फॉर होल के लिए, होल की बात करें तो पॉजिटिव लिखेंगे तो जेपी इक्वल टू एन, यहां पर नहीं यूज हुआ था, यहां पर आप यूज किए थे पी, कि आप ऑलरेडी हमने बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर को एन सी लिखे थे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो एन लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ होल लिखोगे तो पी लिखोगे, ध्यान समझना। पीई यहां पर म्यू पी इंटू में ई, माइनस में नहीं होता, ऑलरेडी प्लस होता है, बट यहां पर आप देखो ये वैल्यू आई है किसमें, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई डी पी अपॉन डी एक्स, ई डी पी अपॉन डी एक्स। तो ये निकला हमारा करंट, नोट कर लीजिए करंट डेंसिटी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आओगा ड्रिफ्ट करंट किसे कहते हैं, डिफ्यूजन करंट किसे कहते हैं एंड टोटल करंट किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ड्रिफ्ट करंट मिल गया डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी मिल गई एंड टोटल करंट डेंसिटी भी आप निकाल लिया। एंड सिमिलरली होल के लिए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ध्यान से समझिएगा, 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं जिसके बेस पे आपके और भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप जब क्वेश्चन 2-4 कर लेते हो तो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सो नोट डाउन करिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन हाजिर है, चलिए देखते हैं। आप लोग एक बार ट्राई करें, अगर नहीं आता तो हम बता ही रहे हैं, सब लोग वीडियो को पोस्ट करें और ट्राई करें ईमानदारी से, क्योंकि आप लोग जब ट्राई करोगे ना खुद को आएगा। ऐसा तो है नहीं कि ट्राई आप करो आ मुझको रहा है, तो आप ईमानदारी से काम किया कीजिए। जितनी ईमानदारी से हम लोग पढ़ा रहे हैं, मेहनत करें, उतनी ईमानदारी से आप लोग पढ़िए। अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं पढ़ने का। जब आप खुद से इच्छा रखते हो तब मजा आता है पढ़ने का। तो इसको आप लोग पुश करके लगाते रहिए, हम कहानी ऐसे सुनाते रहेंगे आप लोगों को। पुश कर लिया, लगा लिया, ठीक। हम सॉल्व करें। कहा जा रहा है प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन, मतलब कोई एक प्योर सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल है, एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एनी एंड होल कंसंट्रेशन, मतलब इक्वल है, एनी और एनएच हमारा इक्वल है एट 300 केल्विन ऑफ 1.5 × 10⁻16 मीटर -3, मतलब अपर मीटर क्यूब होता है। डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH2 4.5 × 10⁻22 M-3, मतलब पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट
Ne इन द डॉप्ड सिलिकॉन। डॉप्ड सिलिकॉन मतलब आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या दी गई है आप जानते हो, जिसमें NH और Ni इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब डॉपिंग। मतलब जो Ni की वैल्यू है वो कितनी है, इतनी। Ni की वैल्यू दिया जा रहा है कितना, 1.5 × 10⁻16 मीटर -3 गिवन है आपको। ये सब जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। और क्या गिवन है, NH की वैल्यू गिवन है। NH की वैल्यू गिवन कितना, 4.5 × 10⁻22। आपको निकालनी है Ne कितना होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर है या प्योर सिलिकॉन है कब होगा, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। इंट्रिंसिक के लिए NH इक्वल होता है। हमें उसका भी दिमाग नहीं लगाना, वो भी दिया गया है कि इक्वल है कंसंट्रेशन, इतना इतना हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन। तो हम जानते हैं, तो यहाँ पर गिवन तो हो गया। तो प्रश्नानुसार आप देख सकते हैं एज फ्रॉम इक्वेशन कि जो Ni स्क्वायर हो, मतलब Ne × NH अगर हम करें, दोनों इक्वल हैं, तो इसके लिए भी Ni लिख सकते हो, इसके लिए भी Ni लिख सकते हो। मतलब ये आपको दिया जा रहा है एज फ्रॉम क्वेश्चन कि जो Ne है वो NH के इक्वल है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, Ni। यही तो बताया जा रहा है ना, Ne और NH के इक्वल है, इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन और होल का कंसंट्रेशन। तो अगर हम करें Ne × NH निकालें, Ne × NH निकालें तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह भी Ni हो जाएगा, इसकी जगह भी Ni हो जाएगा। मतलब Ne × NH इक्वल क्या हो जाएगा, Ni स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से Ne की वैल्यू निकालना चाहें, Ne इक्वल क्या हो जाएगा, Ni स्क्वायर डिवाइड बाई NH। तो Ni की वैल्यू कितनी है, ये इतनी, स्क्वायर कर दो, 1.5 × 10⁻16 का स्क्वायर डिवाइड बाई NH की वैल्यू कितनी है, 4.5 × 10⁻22। तो 1.5 का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, 2.25 × 10⁻16 का स्क्वायर करो 32 अपान में 4.5 × 10⁻22। 10⁻22 को ऊपर भेज दो तो ये कितना आ जाएगा, 225 अपान 45 लिख सकते हो। तो ये एक दशमलव यहाँ पर बढ़ा गया, 10⁻9 बचा। नहीं समझ में आया, कैसे हुआ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, और क्लियर समझाते हैं, और क्लियर समझाते हैं। हुआ ये ऐसे, ये आ जाएगा हमारा 1.5 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा, 2.25 × 10⁻32 डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा 4.5 × 10⁻22। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए आप लोग। यानी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2.25 है ना, 2.25। ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे लिख सकते हैं 22.5 डिवाइड बाई, इसे लिख सकते हो 45 गुणे 10⁻32 में 10⁻22 घटा दो, 10 बच गया। ठीक, अब क्या करो, अभी तो पॉइंट में कटने में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा सा। तो इसे आप क्या कर लो, पॉइंट को उधर कर दो। जब पॉइंट को उधर करेंगे 10⁻1 घट जाएगा, तो 225/45 × 10⁻, कितना हो जाएगा 9। तो 15 में 225, 15 × 3 45, 3 × 5 15 होता है। क्या आया, 5 × 10⁻9 Ne की वैल्यू, यही वैल्यू थी हमारी, नोट कर लीजिए। किसी कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कि आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग है। एक बार सॉल्व करें आप लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, जो कि आप लोग कम यूज करते हो ना। तो थोड़ा सा एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें, नहीं आ रहा है तो हम बता रहे हैं। इसमें बस वैल्यू को आप ठीक ढंग से चेंज करना होता है, मतलब सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर लो, आ जाएगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी बच्चे वहीं पर जाकर गड़बड़ कर जाते हैं, बट आप लोग तो फाइनल ईयर में होगा। ये अगर गड़बड़ कर रहे हो, सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब है उसे अगर मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो अगर आप इसमें गड़बड़ी कर जा रहे हो तो ट्रस्ट में आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। आपको मजबूती बनना आनी चाहिए अभी से ही, अभी भी समय है, अभी भी आप अपना कैलकुलेशन ठीक कर लीजिए। अगर जिसको नहीं आ रहा है, जिसको आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है कि भी आप कैलकुलेशन अपनी ठीक कर रहे हो। वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो तब भी सही है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप स्ट्रांग बनिए। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, सब चीज़ समझ में आ रही है, आपको कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है,
एग्जाम में आ गया तो कैलकुलेशन ही आप नहीं कर पा रहे हैं। कैलकुलेशन ऐसा नहीं होता कि आप कोई पार्टिकुलर एक फार्मूला रट लिए कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा, नहीं, आपको रेगुलर प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने प्रकार के कैलकुलेशंस मिलेंगे, तब पकड़ मजबूत बनती है। ऐसे कहो कि सिर्फ बैठने से काम चल जाएगा तो नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। चलिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या कहा जा रहा है, ए सेमीकंडक्टर इज नोन टू हैव एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ इतना, मतलब इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन इतना दिया जा रहा है, एंड ए होल कंसंट्रेशन इज इतना, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसे लिखते हैं एन निगेटिव, या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एन ई लिख सकते हैं। यानी कि वैल्यू कितनी दी जा रही है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, 8 × 10⁻13 सेंटीमीटर माइनस 3, एन होल की कितनी दी जा रही है, 5 × 10⁻12 सेंटीमीटर माइनस 3 क्यूब। ठीक, ये दिया जा रहा है। आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। 8 × 10⁻13, 1 सेंटीमीटर में 10⁻−2 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻−2 मीटर, पावर -3 तो था ही ऑलरेडी, और यहां पर चेंज करेंगे 5 × 10⁻12 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10⁻−2 मीटर, 2 मीटर पावर -3, और इसको सॉल्व कर लो। 8 × 10⁻13 है ही, 10⁻−2 है, -3 मल्टीप्लाई करा दो, जब ऐसे होता है तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 10⁻6 मीटर, -3 हो जाएगा, मीटर पावर भी -3 तो होगा। ये कितना आया, 8 × 10⁻13 + 6 19 मीटर माइनस क्यूब। इसी प्रकार इसका भी कर लो, इसका कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻12 इंटू 10⁻−2 10⁻−3 कितना हो जाएगा, 10⁻3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6 मीटर -3, ये 12 6 18 हो जाएगा, तो 5 × 10⁻18 मीटर -3। यहां तक तो सबको क्लियर हुआ। अब बात आती है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इज द सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप, क्या सेमीकंडक्टर एन टाइप अथवा पी टाइप है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन और भी क्या दिया जा रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल, सैंपल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, इफ द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इतना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब म्यू की बारे में बात की जा रहा है, म्यू एन मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जा रहा है, म्यू एन मतलब इलेक्ट्रॉन, म्यू पी मतलब होल, म्यू पी मतलब हमेशा याद रखना, या म्यू ई भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू एन, हम हमेशा से यही पढ़ते आए हैं। कितना दिया जा रहा है, 23,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और ये सभी लोग जानते हो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी यूनिट कहाँ से मिली वो भी जान लो, ये भी बता दें इसी में, क्वेश्चन वहां पर तो बताए नहीं थे, यहीं पर जान लो। हम जानते हैं सिंस मोबिलिटी, हम तो सोचे थे आप लोग निकाल लोगे, कोई बात नहीं, इतना होता है, कैसे होता है और हम दिखा देते हैं। मोबिलिटी इक्वल टू म्यू इक्वल टू क्या निकाले थे, वेलोसिटी थे ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी है, बात तो एक ही है, यूनिट तो वही होगी, अपान में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, अपान में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर लेंथ, लेंथ को भी मीटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड है ही, अपान में वोल्ट को हम लिख देंगे वी ऐसे डायरेक्ट, वी अपान लेंथ है तो वी मीटर में ही रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ये सेंटीमीटर में है, इसे भी हम क्या चेंज कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। जब सभी मीटर में चेंज करें तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। समझ में आया ना कैसे होगा। इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, ये है 23,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10⁻², लिख लोगे 10⁻² मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई वोल्ट इंटू सेकेंड। कितना हो जाएगा, 23,000 इंटू 10⁻², 10⁻2 सॉरी होल स्क्वायर है, 10⁻4 बचेगा, 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर
वोल्ट इंटू सेकेंड। तो 10⁻⁴ लिखिए तो दशमलव किधर लाइए, 1 2 3 4, तो कितना आ गया 2.3 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और हम दशमलव किधर क्यों लाए, जब 10⁻⁴ होता है दशमलव किधर लाते हैं, जब हम दशमलव किधर लाते हैं 10 घात प्लस में बढ़ता जाता है, तो 1 2 3 4 स्टेप लाए, 10 घात +4 हो गया, 10 घात +4 10⁻⁴, वैल्यू 0, 2.3 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इसी प्रकार हम देखें म्यू पी की वैल्यू कितनी है, पी मतलब पॉजिटिव, जो कि होल की वैल्यू बताई जा रही है, कितनी है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर, 10⁻⁴, यहाँ पर देखिए ना 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लोगे 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, कितना आ गया 100 इंटू 10⁻⁴ करो 0.01 आएगा, एक दशमलव इधर लाइए इधर लाइए इधर इधर 0.01 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू में सेकेंड। ये तो रहा हमारा पूरा गिवन में, ठीक। इतना करने के बाद अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज द सेमीकंडक्टर एन टाइप अथवा पी टाइप, सेमीकंडक्टर एन टाइप होगा पी टाइप। देखो यहां से हम कैसे कुछ फार्मूला से नहीं निकालेंगे, यहां से हम डायरेक्ट बताएंगे अगर एन टाइप होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, तो यहां पर देखो ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन ज्यादा है या होल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल ज्यादा है। यहां से देखो, यहां से आप देख रहे हो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसलिए लिख दोगे सिंस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन concentration of whole, so it is n type सेमीकंडक्टर। ये तो हमें फिक्स हो गया, ऐसे आया क्वेश्चन तो आपको लिखना पड़ेगा n टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो n टाइप होगा, प्रोटॉनों का या होल का ज्यादा होता तो वो p टाइप होता। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालेंगे, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। हमने रेजिस्टिविटी का फार्मूला ही नहीं पढ़ा, तो रेजिस्टिविटी निकालेंगे कैसे, बात यहीं पर कंप्लीट नहीं हुई। अब क्या करें सर, रेजिस्टिविटी तो आता ही नहीं, अरे तो इतना सोच में काहे पड़े हो, कंडक्टिविटी तो निकाल लो, रेजिस्टिविटी नहीं आती तो कंडक्टिविटी निकाल लो। ये क्या बात हुई सर, पूछ रहे हैं रेजिस्टिविटी, आप कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं। अगर कंडक्टिविटी आपको पता हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालोगे, 1/ρ में कंडक्टिविटी निकाले हो तो रेजिस्टिविटी कैसे आएगी, 1/ρ। तो हम जानते हैं कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ होल एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो निकालते हो। तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, ई यानी म्यू ई, प्लस में कंडक्टिविटी ऑफ होल ई एन एच म्यू एच। आप भी देखिए हमने प्रूफ कराया है, होल के लिए ये था, या हमने वहां पर म्यू एच एन एच ई लिखा रहा होगा, जैसे भी लिख रहा होगा था इतना ही, ई एन ई म्यू ई और ई एन एच म्यू एच। वैल्यू पुट कर दीजिए, अब यहां से ई कॉमन है, ई कॉमन कर लो, यानी म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इज इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या हो गई, और सिग्मा को क्या लिखते हैं 1/ρ। ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सबके लिए बराबर होगा, चाहे होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो। यानी की वैल्यू देख लो, यानी की वैल्यू ये 8 इंटू 10⁻19 ये हो गया। म्यू ई की वैल्यू, म्यू ई क्या था हमारा, म्यू एन को ही हम क्या लिखेंगे म्यू ई, और म्यू पी क्या लिखेंगे म्यू एच, होल को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को निगेटिव। इसकी वैल्यू क्या निकाले, ये 2.3 मल्टीप्लाई में 2.3 प्लस में एन एच की वैल्यू लिखो, एन एच की वैल्यू 5 इंटू 10⁻18 5 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाई में म्यू एच देखो, म्यू एच मतलब म्यू पी की वैल्यू 0.01 कितना आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 8 दूनी 16 17 18 मतलब 18.4 गुणे 10 की घात 19 प्लस में 5 गुणा करो जो क्या 0.05 गुणे 10 की घात 18 होगा। या ऐसे लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दोनों की ये वैल्यू बराबर कर लो, ऐड हो जाएंगे, ये 10⁻19 है, ये 10⁻18 है, वैल्यू बराबर कर लो।
184 गुणे 10 की घात कितना बचा 18, मतलब 1 दशमलव इधर ले गए, 10 का -1 बढ़ गया, 10 का 19 में से घट गया है 10 का 18 प्लस 0.05 इंटू 10 घात 18, तो आया क्या हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में 184 प्लस 0.05, तो 184.05 गुणे 10 की घात 18, तो क्या हुआ 184.05 में जब 1.6 का गुणा करने कितना आएगा 294.4 आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इंटू 10⁻⁻19 में से 18 घटाओ कितना बचा -1, इसे लिख सकते हैं 29.44 गुणे 10 घात 1 हो जाएगा, 10 घात -1 कितना आया 29.44 1/, रो की वैल्यू आई, रो की वैल्यू निकालोगे 1/29.44, तो वैल्यू आ जाएगी रो की। समझ में आया, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन द नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। आपको नंबर डेंसिटी निकालनी है डोनर एटम, डोनर एटम मतलब इलेक्ट्रॉन की, हमेशा ध्यान देना। डोनर एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं, और जो होल्स होते हैं वो एक्सेप्टर एटम होते हैं, ठीक। हैव टू बी एडेड टू एन इंट्रिंसिक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर टू प्रोड्यूस एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर लिखते चलो सॉल्यूशन में कि जो कंडक्टिविटी है एन टाइप सेमीकंडक्टर की, वो भी जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए कि सिग्मा की वैल्यू दी जा रही है 5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसे कन्वर्ट कर लो मीटर में, जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 5 ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर में 10 घात -2 मीटर, तो 10⁻⁻2 मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक। ये क्या होगा 5 ओम इनवर्स इंटू 10⁻⁻2 इंटू ⁻⁻1 क्या हो जाएगा 10⁻+2 10⁻2 मीटर इनवर्स आया कितना 500 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आई वैल्यू सिग्मा की। और क्या दिया जा रहा है, गिवन द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टाइप इज जर्मेनियम इज 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दी जा रही है, मतलब म्यू ऑफ ई की वैल्यू दी जा रही है कितना 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू में सेकेंड। इसे मीटर में चेंज करिए, क्या आ जाएगा 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसे मीटर में चेंज करो, ये सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर है अपान में वोल्ट इंटू में सेकंड, क्या हो जाएगा 3900 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 0.39 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। अरे ⁻⁻4 है तो 1 2 3 4 लाओगे 0.39 हो जाएगा, ठीक। ये वैल्यू आई। अब हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम की नंबर ऑफ डेंसिटी निकालनी है, तो आइए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं नंबर ऑफ डेंसिटी। तो हम जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू, सिंस वी नो दैट सिग्मा इक्वल टू क्या होता है ई म्यू ई यानी, यही तो होता है ई म्यू ई यानी। अब हमें डेंसिटी निकालनी, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है, ये तो करोगे ना, डोनर एटम की बात की जाए तो मतलब इलेक्ट्रॉन की, एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू निकालो। एन ई अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा अपान ई म्यू ई। सिग्मा की वैल्यू रखो, सिग्मा की वैल्यू कितनी 500 अपान इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है 10⁻⁻19, म्यू ई की वैल्यू कितनी है 0.3, ठीक। फाइनली जब हम गुणा भाग कर लेते हैं कितना आ जाता है 8.01 गुणे 10 की घात 21 एन ई की वैल्यू, और इसे हम लिखते हैं मीटर -3 में। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है जो कि लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए आज के लेक्चर का। खुद से एक बार लगाने का प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल है, सब कुछ वैल्यू दी गई है, एक बार खुद से लगाने का ट्राई करें, एक बार खुद से ट्राई करें। कह रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इम्प्योरिटी एटम, मतलब इम्प्योरिटी एटम की डेंसिटी आपको निकालनी है।
इम्प्योरिटी एटम क्या होते हैं? किसी भी सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, चाहे वो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो एन टाइप में जब हम पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो वो डोनर एटम होता है। तो डेंसिटी आप डोनर एटम निकालना है, जो कि हमारा एन डी की वैल्यू निकालेंगे हम। और फिर अगर हम पी टाइप के ले लेंगे तो एक्सेप्टर एटम के लिए निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। मस्ट बी एडेड टू एन intrinsic semiconductor crystal to convert it to 10⁻² ohm meter p type silicon, 10⁻² ohm meter n type सिलिकॉन। और कहा जा रहा है म्यू एन की वैल्यू दी गई है और म्यू पी की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है। सॉल्यूशन देख लो, म्यू एन और म्यू पी की वैल्यू दी गई है। म्यू एन मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए, म्यू पी मतलब होल के लिए, हमेशा ध्यान देना। और ये जो वैल्यू दी जा रही है किसकी वैल्यू है? ओम मीटर में दिया जा रहा है, मतलब रो की वैल्यू दी जा रहा है। रेजिस्टिविटी दी जा रही है, कंडक्टिविटी दी जाती है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में दी जाती है। यूनिट से पहचान लो। तो आपको रो की वैल्यू दी गई है यहां पर, रो पी टाइप में के लिए रो और एन टाइप के लिए रो की वैल्यू दी गई है। लगाएं? चल हम जानते हैं फॉर पी टाइप, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? पी टाइप सिलिकॉन के लिए सबसे पहला वाला पी टाइप के लिए, पहला वाला पी टाइप ही है। पी टाइप के लिए क्या लिखेंगे? हम जानते हैं जो कंडक्टिविटी होती है पी टाइप की, दैट इज इक्वल टू ई पी म्यू पी, यही तो होती है। ई पी म्यू पी यही तो होती है कंडक्टिविटी। और उसमें क्या होती थी? ई एन म्यू एन होती थी, या ई एन ई म्यू ई हो जाता था। ठीक, तो ई पी म्यू पी है, तो आप इधर क्या निकालोगे? समझना ध्यान से, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू ये पी टाइप में जो हम डेंसिटी निकालेंगे, एक्सेप्टर एटम की डेंसिटी निकालेंगे। पी किसके बराबर हो जाता है? हमने वहां पर भी बताया, एक्सेप्टर एटम के बराबर हो जाता है पी म्यू पी, वेयर एन इक्वल टू पी। और एन क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम। तो यहां से आप क्या निकाल सकते? एन की वैल्यू जब निकालोगे, एन की वैल्यू कितनी आने वाली है? ये ई म्यू पी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो सिग्मा अपान ई म्यू पी। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है? सिग्मा नहीं, हमें रो की वैल्यू मिली है, तो सिग्मा बराबर 1 अपान रो होता है, तो 1 अपान रो हो जाएगा, रो ई म्यू पी। तो 1 अपान रो की वैल्यू कितनी है पी टाइप के लिए? 10⁻², 10⁻²। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सबके लिए होता है। म्यू पी की वैल्यू इधर देखो, म्यू पी की वैल्यू 0.08, ये देखो 0.08 लिखा गया है, सॉरी 0.048 है, 0.048। अब ओवरऑल जब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप लोग करके देख लीजिएगा, तो ये आ जाता है हमारा 1.3 इंटू 10⁻22। पहले आप इसका गुणा करेंगे, 1 से भाग करेंगे, m-3, ये Na की वैल्यू है तो P की बराबर है। अब हमें निकालनी है, इसीलिए ये यूनिट वही होगी। अब हमें निकालना क्या? डेंसिटी इम्प्योरिटी फॉर एन टाइप के लिए, एन टाइप के लिए निकाल लेते हैं। एन टाइप के लिए फार्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू एन ई म्यू एन। तो आप देखिए इधर एन किसके बराबर होगा? एन टाइप के लिए देखना जैसे ये पी टाइप के लिए था, ये था फॉर एन टाइप। एन टाइप में क्या होता है? ये डोनर एटम होता है, क्योंकि इसमें आप पेंटावेलेंट में लाते हो, तो एन डी की वैल्यू निकालोगे, ई म्यू एन। आप यहां से एन डी की वैल्यू निकाल लो, एन डी इज इक्वल टू सिग्मा पान ई म्यू एन। तो सिग्मा यहां पर कितनी है? एन टाइप के लिए सिग्मा कितना है? सिग्मा नहीं, रो निकालना है, रो दिया गया, तो 1 अपान रो ई म्यू एन। तो 1 अपान रो की वैल्यू कितनी है? 10⁻² ही है, 10⁻² इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू म्यू एन की वैल्यू कितनी है? म्यू एन 0.135। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.63 इंटू 10⁻21, ये वैल्यू आएगी। ठीक, समझ में आया? पहले इसका मल्टीप्लाई करना, 1 से डिवाइड कर देना। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए? क्लियर होता है? समझ में आया? तो आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट
नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल लेक्चर था, कुछ भी नहीं था। उम्मीद करते हैं आज आपको बढ़िया से समझ में आओगा। मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।